नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और शुरुआत होगी ईरान जंग से, जहां पर ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान फिर से सामने आया। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकलेंगे। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि हॉर्मुज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लगातार ये खबरें कल से सामने आ रही थी कि अमेरिकी मीडिया में ऐसे कई सारे दावे निकलकर सामने आ रहे थे। जो बड़े टॉप ऑफिशियल्स थे अमेरिका के, वो यही कह रहे थे कि ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद होता भी है, और ईरान अगर तैयार हो जाता है तो वो इस जंग को रोक देंगे। और अब ऐसे ही हालात बनते हुए यहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि जिनका तेल आयात निर्यात होता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, उन देशों को आकर अपनी जंग यहां पर लड़नी चाहिए और उन देशों को यहां पर सामने आना चाहिए। We have nothing to do with that. What happens with the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. तो देखिए, ईरान को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यहां पर बेहद आक्रामक बयान दिया है। और ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान के पास न तो कोई मजबूत सेना बची है और न ही कोई वास्तविक ताकत। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान खुद मान चुका है कि वो जंग हार रहा है और अब समझौते की भीख मांग रहा है। तो ट्रंप का ये बयान है यहां पर, जिस हिसाब से अब वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से वो जंग जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना मकसद था वो पूरा कर लिया, ईरान को कमजोर करने का। They have no navy. They have no military. They have no nothing. They're losing. They admit they're losing. They're begging to make a deal. तो कई सारे अलग अलग बयान ट्रंप के लगातार सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को एक बार फिर खुली सैन्य धमकी भी दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में पहुंचा तो अमेरिका उसे दोबारा जोरदार सैन्य कार्रवाई से कुचल देगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके जैसा राष्ट्रपति सत्ता में रहा तो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान को पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव को और भड़काने वाला भी अब माना जा रहा है। And when they are ready, maybe in a long time from now, able to do a nuclear weapon, you'll have a president that will be like me, and that he will go there and he'll knock the hell out of them again, because they cannot have a nuclear weapon. They are very radicalized people. तो अलग अलग दावे लगातार ट्रंप यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान से अमेरिकी फौज की जल्द वापसी का संकेत भी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा एक सैन्य अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अमेरिका 2 से 3 हफ्तों के भीतर वहां से निकल जाएगा। ट्रंप ने साफ किया है कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को किसी समझौते की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने यह बात कही कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा और भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा देश के नाम यानी अमेरिका के नाम एक संबोधन भी यहां पर देने वाले हैं। उसमें क्या कुछ वो कहेंगे, हो सकता है अपनी जीत वो घोषित कर दें, हो सकता है वो ऐसा कहें कि ईरान को हमने कमजोर कर दिया, अब उसके पास ताकत बची नहीं है, क्योंकि लगातार जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो यही इशारा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत को घोषित कर देंगे ताकि मिड टर्म इलेक्शन पे वो पूरा फोकस कर सके और अपनी इमेज ठीक कर सके। और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी नेटो देशों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि अगर कुछ देश जरूरत के समय साथ नहीं देते तो ऐसा गठबंधन ज्यादा मायने नहीं रखता। There are many more vessels flowing through today than there were conditions. And I think the president was clear this morning in his truth that there are countries around the world who ought to be prepared to step up on this critical waterway as well. और देखिए, ईरान जंग के बीच सबसे बड़ा झटका अमेरिका के उसके अपने नेटो साथी इटली से मिला है, जहां पर नेटो में साथ होने के बावजूद इटली ने अमेरिका को नो कह दिया। इटली ने साफ तौर पर अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी है और इसके पीछे वजह बिना इजाजत उड़ान और तय नियमों का पालन नहीं करना बताया गया। तुर्की ने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। तुर्की ने साफ कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, बल्कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और साथ ही वो लगातार युद्ध विराम की अपील भी कर रहा है। यानी तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का रास्ता बनना चाहता है।
स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया और अपने हवाई क्षेत्र को अमेरिकी विमानों के लिए बंद कर दिया और साफ कहा कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। और इतना ही नहीं, स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी है। लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ तो दिया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशन में ही मदद करेगा, अटैक में नहीं। यानी अगर बचाव की बात यहां पर होगी तो साथ है, लेकिन हमले में दूरी बनाए रख रहे हैं सारे देश। और फ्रांस और जर्मनी ने भी इस जंग में अलग ही रुख यहां पर अपनाया है। दोनों देशों ने साफ कह दिया है कि अभी सबसे जरूरी काम है जंग रोकना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। यानी ये देश युद्ध में शामिल होने के बजाय शांति की बात कर रहे हैं। खाड़ी देशों का रुख भी दिलचस्प है। सऊदी अरब, यूएई जैसे कई सारे देश सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। और देखिए, इसी बीच अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का एक वीडियो बाकायदा जारी किया। वीडियो हम आपको यहां पर दिखाएंगे, जहां पर सेंट्रल कमांड के इस वीडियो में ईरानी नौसैनिक जहाजों और विमानों पर अमेरिकी हमले दिखाए गए हैं। ये वीडियो आप देखिए। वीडियो के साथ ही जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिकी सेनाएं ईरानी शासन की सीमाओं से बाहर ताकत दिखाने की क्षमता को लगातार खत्म कर रही हैं। तो देखिए, पश्चिम एशिया में अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट तैनात हो चुका है, जिसका नाम है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। इस एयरक्राफ्ट की तैनाती यहां पर कर दी गई है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का यह तीसरा एयरक्राफ्ट है जिसकी तैनाती यहां पर की गई है। इससे पहले भी आपने कई सारे एयरक्राफ्ट यहां पर देखे। अब जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट की तैनाती भी यहां पर हो चुकी है और ईरान के खिलाफ अमेरिका का ये तीसरा एयरक्राफ्ट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान को लेकर जारी अमेरिका इजरायल युद्ध से खुद को अलग रखने का संकेत भी यहां पर दे रहा है, जहां पर सीरिया ने साफ तौर पर यह कह दिया है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने यह कहा है कि जब तक सीरिया पर सीधे हमले नहीं होते तब तक उनका देश इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा। तो हर देश लगभग यहां पर पीछे कदम करता हुआ ही नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार बात आ रही थी कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, वॉर एक्सपर्ट्स पहले ही ये अनुमान लगा चुके थे कि कोई भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई देश इस स्थिति में है ही नहीं। अब देखिए, एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है, जहां पर इजरायल के हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक देखी गई है। रणनीतिक औद्योगिक ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है और संचार ठिकानों को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। स्ट्राइक्स वहां पर की गई हैं। ईरान ने बताया कि आईडीएफ के हमलों का ये पलटवार यहां पर किया गया। तो हाइफा पर ईरान की स्ट्राइक, यहां देखिए, कम्युनिकेशन सेंटर्स को ध्वस्त करने की कोशिश, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर मौजूद हैं, इसके अलावा अगर बिजली संयंत्र हैं तो उनको भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बिजली के बिना तो देखिए कोई भी काम नहीं हो सकता। और इजरायल में ईरान के हमलों से भारी तबाही मची है। देखिए, जंग के बीच से न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की सेंट्रल इजरायल से जांबाज रिपोर्टिंग। मैं इस वक्त इसराइल के इश्तौल इलाके में हूं, जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से तबाही हुई है। ये एक हिल स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो तबाह हो चुका है। जितने भी घर इर्द गिर्द थे वो तबाह हो चुके हैं और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे इर्द गिर्द थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। और मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया उसकी वजह से यहाँ किस तरीके की तबाही हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इलाका ये है। ये एक हिल स्टेशन जैसा है और यहाँ पर जो मिसाइल अटैक किया गया उसकी वजह से इस पूरे इलाके में जितने भी घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया पर ये इम्पैक्ट है, क्योंकि जब अटैक हो जाता है तो इर्द गिर्द पूरी तबाही हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे इर्द गिर्द घर हैं उनके छत उड़ गए हैं, उनकी खिड़कियाँ तबाह हो चुके हैं, उनके घरों का सामान तबाह हो चुका है। और ये पूरा एरिया में फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां हम दूर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे वहां आपको इसी तरीके की तबाही देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है और बाहर से भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी क्या हाल हुआ है इस एरिया में। तो ये सड़क पर रखी गई गाड़ियां हैं जो उस स्पॉट से काफ़ी दूर हैं जहां पर ये मिसाइल गिरा। और यहाँ जिनके ये घर हैं वो अभी यहाँ इन घरों के अंदर नहीं आए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अब बेघर हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे घर जो हैं ये यहाँ पे तबाह हुए हैं। मैं दिखाने की यहाँ पे भी कोशिश करूँगा। ये देखिए कि घरों का यहाँ पे क्या हाल हुआ है। जो कुछ भी घरों में था वो तबाह हो चुका है। और ये 1-2 घर नहीं है, जितना भी ये पूरा एरिया है यहाँ पर पूरे एरिया में ये इम्पैक्ट पड़ा है और काफ़ी दूर दूर तक हम देख पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी घरों के कांच देखे किस तरीके से टूटे हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं, दरवाजे टूटे हैं। यानी दूर दूर तक इन घरों की तबाही हुई है। और ये इर्द गिर्द अगर मैं इस स्पॉट से, यानी जहाँ पे मैं हूँ, और अगर मैं पूरा यहाँ पे आपको इर्द गिर्द 360 पैन करा के दिखाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पूरे एरिया में तबाही हुई है।
इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर बगदाद में अवार्ड विनिंग अमेरिकी पत्रकार शेली किटलसन का कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। इराकी पुलिस के सूत्रों के अनुसार अपहरण पत्रकार के पास अमेरिकी पासपोर्ट भी है। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ भी दिया गया था। इराकी गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी भी दी और अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। आप देखिए उसका जो वीडियो है बकायदा वो भी सामने आया, किस तरीके से उनका अपहरण यहां पर होता है। अब किस वजह से यहां पर किया गया अपहरण ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये अवार्ड विनिंग पत्रकार है जिनका किडनैप यहां पर हुआ था। हालांकि कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि उनको छोड़ दिया गया और कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो सामने यहां पर आया हो। आपको बता दें कि इराक में भी कुछ ऐसे कई सारे संगठन हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं। छोटे मिलिशिया ग्रुप से हो सकता है उनकी ओर से ऐसा किया गया हो, लेकिन कोई भी आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अभी सामने नहीं आई है। और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर एक बड़ा संदेश दिया। वहीं इस पूरे ऑपरेशन ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या परमाणु क्षमता को खत्म करने की एक बड़ी रणनीति? वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों के मुताबिक इस्फहान हमले में अमेरिका ने 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलो के बंकर बस्टर बमों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये बम जमीन की गहराई में बने सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर विमानों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन रक्षा विश्लेषकों के अनुसार इस मिशन में P-2 स्टील बॉम्बर्स और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस्फहान ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा मौजूद है। हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता और उसके बैलिस्टिक मिसाइल बुनियादी ढांचों को नष्ट करना बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमलों से जुड़े वीडियो साझा किए और इसे एक बड़ा दिन बताया है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करेंगे। इस्फहान में हुए धमाकों के बाद आसमान में आग की ऊंची लपटें और मशरूम के आकार का धुआं देखा गया, जिससे भीषण तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। What they cannot have is a system that allows them to quickly weaponize it. They have to stop making all of these drones and all of these missiles. We saw recently where they've lied. They said they didn't have long-range missiles, and then they fired two. खार के ट्रैप में फंसा अमेरिका, हमले में नहीं, इजराइल का साथ। 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे का साथ दिया है। यहां तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल अड्डों पर किए उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए हैं। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खार्क पर हमला करने जा रहे हैं तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया कि वो खार्क द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। आखिर इसकी वजह क्या है, देखिए। खार्क द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ न देने के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। खार्क के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता इजराइल। इजराइल की सेना इस समय अपनी पूरी शक्ति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान में लगा रही है। इजराइल का मानना है कि उसके लिए सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह का खतरा खार्क द्वीप पर कब्जा करने से कहीं अधिक बड़ा और जरूरी है। वो अपनी वायुसेना और विशेष कमांडो को ईरान के एक दूर दराज द्वीप पर भेजकर अपनी घरेलू सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता। कब्जा बनाम विनाश की रणनीति। राष्ट्रपति ट्रंप खार्क द्वीप पर कब्जा करके वहां से तेल व्यापार को नियंत्रित करना चाहते हैं। इजराइल इसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड और वर्तमान सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि द्वीप पर कब्जा करना एक ट्रैप या जाल हो सकता है। वो इसे कब्जा करने के बजाय पूरी तरह तबाह करने के पक्ष में है ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत ढह जाए। ईरान को डर है कि कब्जा करने की स्थिति में अमेरिका और इजरायली सैनिक वहां सिटिंग डक यानी आसान निशाना बन जाएंगे। ईरानी जाल का डर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खार्क द्वीप को हजारों ड्रोन्स, माइंस और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस कर दिया है। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका वहां जमीनी सेना उतारकर एक लंबे और खूनी युद्ध में फंस सकता है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक एक ऐसे मोर्चे पर शहीद हों जिसका सीधा लाभ
केवल तेल की कीमतों को स्थिर करने में हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव, खार्कदीप पर हमले या कब्जे से वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इजराइल पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है। वो नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तेल संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए। क्षेत्रीय संबंधों की सुविधा, इजराइल हाल के सालों में अरब देशों यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के साथ बने रिश्तों को बचाना चाहता है। खार्कदीप पर बड़े पैमाने से पूरे फारस की खाड़ी में पर्यावरण और आर्थिक तबाही मच सकती है, जिससे ये अरब देश इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। इजराइल ईरान के खार्कदीप के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके के चक्कर में बड़े नुकसान से बच रहा है। То, что мы сейчас наблюдаем в отношениях в этом регионе, видим, что как раз Соединенные Штаты и Израиль пытаются не допустить этой нормализации между Ираном и его соседями, а то и натравить членов Совета сотрудничества арабских государств залива на Исламскую республику. और देखिए, ईरान के खिलाफ इजराइल का हमला और ज्यादा तेज होता हुआ यहां पर दिख रहा है, जहां इजरायली वायुसेना ने पिछले 24 घंटों में ईरान के 20 हथियार उत्पादन ठिकानों और रिसर्च सेंटर पर बड़े हमले किए। इन हमलों में 80 बम गिराए गए हैं, जिनका निशाना मिसाइल इंजन और एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े कई अहम ठिकाने थे। इजराइल का यह दावा है कि वो जल्द ही ईरान के सभी क्रिटिकल सैन्य उत्पादन केंद्रों को टारगेट बना लेगा। तो ईरान जंग अब सिर्फ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यह लड़ाई सीधे ईरान की सबसे बड़ी ताकत, उसके तेल और परमाणु संसाधनों को खत्म करने पर आ गई है। ट्रंप के बयानों ने साफ कर दिया है कि अब फोकस सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि खार्कदीप और हॉर्मुज जैसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा है। खार्क पर कब्जा करेंगे ट्रंप, लूटेंगे ईरान का ऑयल एटीएम। भीषण युद्ध के बीच ट्रंप ने अचानक अपने टारगेट बदलना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान से सस्ता परिवर्तन करना मुश्किल है, जैसा कि इजराइल ने उन्हें भरोसा दिलाया था, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। देखिए ट्रंप खार्क और हॉर्मुज को लेकर क्या क्या दावे और सपने देख रहे हैं। खार्कदीप को ईरान का ऑयल एटीएम कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण है। सरल भाषा में समझें तो ये द्वीप ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां का तेल लेना है। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए संकेत दिया कि अमेरिका खार्कदीप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये संभव है, तो उन्होंने कहा हाँ, निश्चित रूप से ये पहले से ही हो रहा है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है और जल्दी ही कोई डील हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में ये भी जोड़ा, हम उनके साथ बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें बम से उड़ाना पड़ता है। ट्रंप तो यहाँ तक कहने लगे कि ईरान हमें अपनी संवर्धित यूरेनियम भी देने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 454 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Of note, the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. अब जंग में दो मोर्चों पर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। पहला है ईरान का एटमी ठिकाना और दूसरा है खार्कदीप, जिस पर अमेरिका हर हाल में कब्जा चाहता है। और वही लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल की एयरफोर्स ने एक इमारत पर कई मिसाइलें दागी हैं। जोरदार धमाके के साथ पूरी इमारत तबाह हो गई और धमाके के साथ ही वहां पर आसपास धूल और धुआं फैलता हुआ दिखा। धमाका होते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाका होते ही लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने शुरू हो गए। बंकरों की तरफ भागते हुए लोग वहां पर नजर आए हैं। आप देखिए किस तरीके से बेरूत में, लेबनान में ये धमाका यहाँ पर किया गया है और आईडीएफ ने धमाका यहाँ पर किया। और खासतौर पर लेबनान का भी अब जो उत्तरी इलाका है वो सुरक्षित और महफूज नहीं रह गया, क्योंकि लगातार
वहां से आईडीएफ की ओर से कई हमले अब तक किए जा चुके हैं और हिजबुल्लाह के ठिकाने क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कई हमले वहां पर इजराइल करेगा जब तक हिजबुल्लाह के ठिकाने खत्म ना हो जाए। तो देखिए, अमेरिका और इजराइल को इस बात का एहसास हो गया है कि उसे ईरान के खिलाफ जल्दी सबसे बड़ा हमला करना होगा, लेकिन इस युद्ध में अब पुतिन की एंट्री हो गई है। रूस ने कह दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस और चीन अब ईरान की खुल्लम खुल्ला मदद कर रहे हैं। अमेरिका के ग्राउंड अटैक के लिए तैयार है ईरान। ईरान के कमांडो दक्षिण की तरफ मोर्चा संभाल चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की मरीन फोर्स और दूसरी तरफ ईरान के IRGC कमांडो। लड़ाई बहुत खतरनाक होने जा रही है, यह आशंका पूरी दुनिया को है। इस जमीनी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला न ईरान में हो रहा है न ही अमेरिका में। इस युद्ध में आगे की लड़ाई कंट्रोल करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है बड़ा फैसला। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स ईरान भेजने का इरादा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी स्पेशल फोर्स ईरान में उतारने का फैसला किया है। पुतिन के ऑर्डर पर कमांडर कादिरोव ने ईरान युद्ध में उतरने का इरादा पक्का कर लिया। कादिरोव ने कहा कि वो खुद इस जंग में उतरकर अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। कादिरोव ने अपने चेचन लड़ाकों को ईरान के लिए लड़ने का ऑर्डर दिया है और अब ये खूंखार चेचन लड़ाके अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए ईरान की जमीन पर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट ईरान के सरकारी मीडिया में छप रही है। ये रिपोर्ट अजरबैजान की मीडिया में हेडलाइन बन रही है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरान जाएगा और अमेरिका से लड़ेगा। रमजान कादिरोव के कमांडर बोल रहे हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर ईरान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कमांडर कादिरोव ने कहा है कि ईरान पर हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बांटने की साजिश का हिस्सा है। यूक्रेन के मारियुपोल, बखमूत और रूस के कर्स्क में पूरी दुनिया के कादिरोव के लड़ाकों की बहादुरी देखी है। चेचन लड़ाके किस तरह लड़ते हैं, गोली और बारूद से डरते नहीं बल्कि उनके बीच जीते हैं। अब चेचन लड़ाकों की इसी बहादुरी को पुतिन ईरान में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका को हराने के लिए पुतिन ने अपने जांबाज लड़ाकों को ईरान में उतारने का फैसला किया है। इस युद्ध में रूस की फोर्स के उतरने का मतलब है कि अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं रही। अब ये युद्ध अमेरिका कैंप बनाम रशियन कैंप बन चुका है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और नेतन्याहू के साथ अरब देश हैं, यहाँ से लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को बचाने के लिए तैयार है रूस, चीन और उत्तर कोरिया। यही वजह है कि इस जंग को अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है, जहां वॉर जोन ईरान है और दोनों तरफ लड़ने वाली ताकत सुपर पावर मानी जा रही है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि वो अब ईरान के मिसाइल अटैक को नहीं रोक पा रहा। ईरान की खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइल किस तरह इजराइल पर हमला कर रही है, इसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ईरान लगातार अपनी मिसाइल पावर से इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों को शॉक पर शॉक देता जा रहा है। ये इजराइल का आसमान है और यहाँ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैसे इजराइल की 2 इंटरसेप्टर को धोखा देती है। इस वीडियो ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया क्योंकि उनकी पूरी ताकत ईरान के मिसाइलों को रोकने में जाया होती जा रही है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के क्लस्टर बम जहां गिरते हैं वहां ऐसी तबाही होती है।
ऐसे हमलों के बाद की तबाही देखिए और इस दौरान बंकर में पनाह लिए हुए लोगों को देखिए। इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का बहुत ज्यादा खौफ है और इसकी वजह है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब तक युद्ध में ईरान ने 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, 4000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे लगातार हमलों को रोकने के लिए इजराइल, अमेरिका और साथ ही अरब देशों ने पैट्रियट सिस्टम की 2500 इंटरसेप्टर मिसाइल दाग डाली है। ऐसा ही हाल बाकी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। आयरन डोम जैसे मशहूर सिस्टम भी फेल साबित हुए और यही वजह है कि इजराइल में हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो चुके हैं। वो ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका को लगातार कामयाबी मिल रही है। With respect to the ongoing major combat operations in Iran, Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. अमेरिका और इजराइल की दिक्कत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब उनके लिए मजबूरी बन चुका है और ईरान भी यही चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फौज को जमीन पर उतारे ताकि मुकाबला आमने सामने का हो। अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसमें अब पुतिन की फोर्स भी लड़ेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है और ऐसे युद्ध के लिए कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाके तैयार हैं। चेचन्या के अख्तम स्पेशल फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव ने कहा कि इस युद्ध में वो ईरान के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी ईरान की जमीन पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव को चेचन लीडर रमजान कादिरव का कमांडर नंबर 1 कहा जाता है। आब्दी अलाउद्दीनोव चेचन्या की अखमत फोर्स का कमांडर है जो कादिरव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है और इसी फोर्स ने कर्स्क और मारियोपोल में पुतिन को जीत दिलाई है। यही वजह है कि आब्दी अलाउद्दीनोव कर्स्क का किल कमांडर कहा जाता है और यही किल कमांडर अब ईरान में पहुंचकर अमेरिकी मरीन का सबसे बड़ा खौफ बनने को तैयार है। चेचन्या की फौज कैसे लड़ती है, इसके वीडियो लोगों ने यूक्रेन में देखे हैं। पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव और उसका एक लड़ाका अगर ईरान में उतरा तो जंग बहुत भीषण होगी। इस बात की गारंटी पुतिन कैंप से मिलने लगी है, लेकिन ट्रंप का मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह इस युद्ध को अमेरिका के पक्ष में बता रहा है। तो देखिए, जंग पर अमेरिका इजरायल की बड़ी रणनीतिक बैठक भी यहां पर सामने आई, जहां पर यूएस सेंट्रल कमांड प्रमुख, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की बैठक हुई है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर यह बातचीत यहां पर हुई कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, युद्ध क्या वाकई रोकना है, उसको लेकर यह बैठक यहां पर हुई है। और आप देखिए लगातार जिस तरीके से एक दूसरे के युद्ध के मुहाने पर यहां पर अमेरिका, इजरायल और ईरान है, उसके बाद अब जब पूरा विश्व यहां पर कह रहा है कि युद्ध रुकना चाहिए, उसको लेकर ये बैठक यहां पर यूएस सेंट्रल कमांड प्रमुख, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की बैठक यहां पर हुई है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर ये बातचीत यहां पर सामने आई, इसका वीडियो भी यहां पर सामने आया, आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रंप इससे पहले ये कह चुके हैं कि वो एक तरीके से जीत गए हैं क्योंकि उन्होंने ईरान को कमजोर कर दिया है, उन्होंने ईरान की ताकत को खत्म कर दिया है। लेकिन जिस रिजीम चेंज की बात यहां पर हो रही थी वो तो होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखा। तो क्या बातचीत यहां पर हुई होगी, हो सकता है भविष्य में वॉशिंगटन की ओर से ये स्पष्ट भी कर दिया जाए। और देखिए, एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है जहां पर ईरान ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर बड़ा अटैक किया। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट में हमले का दावा किया गया है और बताया यह भी गया कि इराक के सुलेमानिया में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर यह हमला किया गया है। ईरान ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। हमले के बाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में धुआं उठता हुआ भी दिखा और कुछ दिन पहले ईरान ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमले की चेतावनी दी भी थी। और देखिए, अब यह हमला होता हुआ यहाँ पर साफ दिख भी रहा है। इससे पहले ईरान लगातार ये कह रहा था कि उसके अड्डों को टारगेट ना करें। अमेरिका और इजरायल को उसने धमकी दी थी कि अगर उसके क्षेत्रों को टारगेट किया गया या फिर उसके शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाया गया जहां पर कई छात्रों की मौत भी हुई, उसके बाद
ईरान ने कहा था कि वो अमेरिका के उन ठिकानों को भी नहीं छोड़ेगा जो उसके शैक्षणिक संस्थान हैं, जो उसकी यूनिवर्सिटीज हैं या फिर उसके कॉलेजेस हैं, उससे जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, उनको भी वो खत्म करेगा। और ये तस्वीर आप देखिए, ये इराक की तस्वीर है। इराक में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर यह अटैक यहाँ पर किया गया। और इसके अलावा भी ईरान ने और तमाम IT सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों को भी धमकी यहाँ पर दे दी है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसने साफ कहा है कि अपने कर्मचारियों से कह दें कि वो जगहें खाली कर लें। तो देखिए, ईरान के तेहरान और इस्फहान में यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ही अब IRGC ने यह कसम खा ली है कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका और इजरायल की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाएंगे और यूनिवर्सिटी पर हमले के 2 ही दिन बाद ईरान बदले की कसम को पूरा करने का दावा भी कर रहा है। इराक के सुलेमानिया में अमेरिकन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब शिक्षण संस्थानों को भी दोनों ओर से निशाना बनाया जा रहा है। दोनों देश जानबूझकर विश्वविद्यालयों पर क्या हमले कर रहे हैं। और देखिए, पश्चिम एशिया में बम बारूद की लड़ाई अब पढ़ाई तक आ चुकी है। जंग किताबों और क्लासरूम की दहलीज तक पहुंच चुकी है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने का आरोप लगाया और अब जवाबी कार्रवाई में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर हमला करने का भी दावा किया जा रहा है। जहां पर सबसे पहले देखिए 28 मार्च को यह खबर यहां पर सामने आई थी कि ईरान की सबसे मजबूत इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला किया गया था। आप देखिए किस तरीके से वहां पर हमला होता है। फिर अमेरिका इजरायल पर हमले का आरोप भी यहां पर लगाया था कि किसकी ओर से हमला किया गया। इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर भीषण हमले देखने को मिले थे, वो भी 29 मार्च को। फिर उसके बाद अमेरिका इजरायल पर ये आरोप यहां पर लगाए जाते हैं और धमकी यहां पर बाकायदा दी जाती है ईरान की ओर से कि अगर उसके शैक्षणिक संस्थानों को टारगेट किया गया तो वो भी उन पर यहां पर हमला करेगा। अब देखिए, इराक के सुलेमानिया में अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर भी यहां पर हमला होता है 31 मार्च को। सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल्स हम यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। ईरान पर हमले का आरोप यहां पर लगता है। ईरान ने भी कई शैक्षणिक संस्थानों पर हमले किए हैं जो कि जुड़े हुए हैं इजरायल और अमेरिका से। 31 मार्च की ये तारीख यहां पर थी और आज आपने देखा किस तरीके से इराक में यह हमला यहां पर निकलकर सामने आया, जिसके बाद अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या अब शैक्षणिक संस्थानों को भी इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा, क्या उनको भी यहां पर खत्म किया जाएगा, क्योंकि इससे कई सारे छात्रों का भविष्य अंधेरे में जा सकता है। और देखिए, अब बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट को हर हाल में खुलवाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ सीधे सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और साथ ही हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और खबरों के मुताबिक यूएई ने अमेरिका को रणनीतिक अहमियत वाले अब मूसा द्वीप पर कब्जे का भी सुझाव दिया है। अमेरिका से पहले कह रहा था तमाम अरब देशों से कि वो साथ आए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि जितना भी खर्चा है वो अरब नेशंस को भी यहां पर मिलकर अमेरिका के साथ उठाना होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सऊदी अरब इस बात पर विचार कर रहा है। और एक तरफ अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान को पूरी तरह कमजोर करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान खुली चेतावनी दे रहा है कि जंग अब समंदर से जमीन तक खूनी रूप ले सकती है। व्हाइट हाउस साफ कह रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद ईरान में अब अमेरिका या उसके सहयोगियों को धमकी देने की ताकत नहीं बचेगी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा और इसकी वजह है लेबनान का फ्रंट। एक तरफ ईरान पर हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये तस्वीरें बता रही हैं। ईरान की पावर ग्रिड पर हमले के बाद इजराइल की बहुत ही खास रिफाइनरी टारगेट बनी है। यह है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा और यहाँ रिफाइनरी पर हुआ है हमला। तेल के भंडार धू धोकर जल रहे हैं, धुआं मीलों दूर से देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू को बताने की कोशिश है कि ईरान पर हमला होगा या फिर लेबनान पर अटैक होगा तो इजराइल तक जवाब जरूर पहुंचेगा। ये हाइफा की मजान रिफाइनरी है जहां से इजराइल की जरूरत का 60% तेल तैयार किया जाता है।
इजराइल की सरकार का दावा है कि हाइफा की रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान को रोकने के लिए अब ट्रंप उसकी जमीन पर उतरकर लड़ना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका के 50,000 सैनिक तैयार भी कर दिए गए हैं। ईरान की सेना ने कहा कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अमेरिका की फौज पहुंची तो वो शार्क मछलियों का खाना बन जाएगी। ईरान की नौसेना ने कहा कि जिस तरह उसके जहाज को अमेरिका की पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास डुबोया था, उसी तरह अमेरिका के जहाजों को ओमान की खाड़ी में डुबो देंगे। جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. ईरान के सामने इस वक्त उसका दक्षिण का फ्रंट बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। यहाँ अमेरिकी फौज का उतरना ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें खून दोनों तरफ से बहेगा। इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन ईरान की वार्निंग ऐसी है जिसे ट्रंप और उनके कमांडरों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अब तो चेचन लड़ाके भी ईरान की तरफ से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। पुतिन अब खुद इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए उतर चुके हैं। इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजरें हैं और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू हुई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामेनी के समर्थन में है। वहीं नाटो में स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया। स्पेन ट्रंप के युद्ध के खिलाफ शुरुआत से है। अब स्पेन ने कहा है कि वो अपने हवाई अड्डे और आसमान का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए नहीं करने देगा। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर भी जहां पर ईरान की संसद से अमेरिका को कड़ा और सीधा संदेश दिया गया है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस शासन परिवर्तन का दावा कर रहे हैं उसका असर जमीन पर नहीं बल्कि समुद्री व्यवस्था में दिखाई देगा। अजीजी ने साफ चेतावनी दी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला तो रहेगा, लेकिन केवल उन्हीं देशों और जहाजों के लिए जो ईरान के नए नियमों को मानेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 47 वर्षों से चली आ रही मेहमान नवाजी अब खत्म हो चुकी है। तो ईरान युद्ध को लेकर पोप लियो 14 ने भी शांति की अपील यहां पर कर दी है, जहां पर पोप लियो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान युद्ध खत्म करने के लिए कोई रास्ता निकालने की अपील की। इटली के कोस्टल गांडोफ्लो में दिए गए बयानों में पोप लियो ने कहा कि अगर ट्रंप युद्ध समाप्त करना चाहते हैं तो हिंसा और बमबारी कम करने की दिशा में ठोस कदम यहां पर उठाए जाने चाहिए। तो देखिए पूरी दुनिया इस बात की पक्षधर है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। I'm told that President Trump recently stated that he would like to end the war. Hopefully he's looking for an off-ramp. Hopefully he's looking for a way to decrease the amount of violence, of bombing, which would be a significant contribution to removing the hatred that's being created and that's increasing constantly in the Middle East and elsewhere. So I would certainly continue to give this call to all leaders of the world. तो देखिए ईरान को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने समझौते के लिए साफ वार्निंग यहां पर दे दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए आने वाले दिन निर्णायक साबित होंगे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर तेहरान ने रास्ता नहीं बदला तो टकराव और तेज होगा। हेगसेथ ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है, जबकि ईरान के विकल्प तेजी से खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कार्रवाई के कई रास्ते हैं, लेकिन ईरान के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं।